Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus, online lectures, grade 6, Science, lecture number 1, lesson number 17, Air. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points set by the teacher on your book. Do all questions on your science homework notebooks. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture. Air is present all around. Layers of air. Composition of air. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapors. Okay dear students, first of all we will discuss about air is present all around. So air is basically making our atmosphere. एयर जो है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर मौजूद है. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एंड एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इवन इन एम्प्टी कंटेनर्स. अगर एक खाली आपके पास अगर एक बॉक्स भी है, एक खाली आपके पास कोई कंटेनर भी है तो हवा उसमें भी मौजूद है. यानी हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर हवा मौजूद है. ये हमें दिखाई नहीं देती, इसकी कोई स्मेल नहीं है, लेकिन वी कैन फील द प्रेशर ऑफ एयर. जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो हम उसका प्रेशर महसूस कर सकते हैं. इट इज़ द वन विच मेक्स शिप्स, सेल बोट्स, एरोप्लेन्स एंड द विंड मिल्स मूव एंड हॉट एयर बैलून्स फ्लाई. अब ये एयर ही है जिसकी वजह से शिप्स मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, सेल बोट्स, एरोप्लेन्स, विंड मिल्स चल सकती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं. एंड हॉट एयर बैलून्स जो कि बर्निंग फायर की वजह से जलते हैं और उनमें एयर फिल हो जाती है हॉट एयर, और उसकी वजह से वो वहाँ से मूव कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस. तो ये सब ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव कर रहे हैं ये एयर की वजह से है. सो एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. वी कैन नॉट एक्सक्लूड एयर फ्राम any portion of the earth or from any portion of a room even. हम कहीं से भी उसको निकाल नहीं सकते. इवन एक खाली कंटेनर जिसको आपने बंद किया है उसके अंदर भी एयर मौजूद है. सो व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड. जब एयर मूव करती है, जब बहुत मूवमेंट शो करती है एयर, तो हम उसे विंड कहते हैं. एंड व्हेन इट मूव स्लोली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज. तो हम उसे ब्रीज कहते हैं. यानी अगर हवा बहुत तेज़ चल रही हो सो वी कैन से दैट विंड इज़ ब्लोइंग, और अगर बहुत स्लोली मूव कर रही हो हवा सो वी कैन से दैट ब्रीज इज़ ब्लोइंग. यानी कि तेज़ हवा को विंड कहा जाता है और जो आम एक नॉर्मल एयर मूवमेंट है उसको हम ब्रीज कहेंगे. अब यहाँ पर अगर आप अपने पेज नंबर 176 पे देखें, डू यू नो है ग्रीन कलर का पैच नज़र आ रहा है. विंड मिल्स taps the energy of the wind and make it available for productive purposes. विंड मिल जब मूव करती है तो वो विंड जो है उसको उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेती है और फिर उसको यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है. द विंड मेक द विंड मिल रोटेट. विंड की वजह से विंड मिल जो है वो रोटेट करेगी. एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेशन. और अब यहाँ पर इस विंड मिल को हम किस काम के लिए यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. टू रन फ्लोर मिल्स एंड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स. और इस इलेक्ट्रिसिटी को जो हमने जनरेट की है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? फ्लोर मिल्स को हम इसके ज़रिए से रन करवा सकते हैं और जो वाटर है उसको हम वेल्स में से निकाल सकते हैं इसी एनर्जी की मदद से. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ एयर. एयर की लेयर्स क्या हैं? द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ ऑल अराउंड अस दैट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. जैसा कि मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट पे भी कहा कि हमारे इर्द गिर्द जो ब्लैंकेट ऑफ एयर मौजूद है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि डिवाइडेड है 5 मेजर लेयर्स में, जिनके नेम हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स हैं. आपको यहाँ पर स्लाइड पे भी नज़र आ रहा है और पेज 176 पे भी आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी जहाँ पर मौजूद है. अब ट्रोपोस्फेयर सबसे क्लोजेस्ट लेयर है जो कि अर्थ के बिल्कुल आउटर में मौजूद है, जो अर्थ से बिल्कुल क्लोजेस्ट है. फिर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटो है, स्ट्रेटो के बाद मीज़ो आ जाती है, मीज़ो के बाद थर्मो और थर्मो के बाद एक्सोस्फेयर एंड देन स्पेस आ जाएगी. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ एयर. सो फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये सबसे लोएस्ट लेयर है, यानी बिल्कुल नियर टू द अर्थ है. हमें ज़मीन से जो सबसे पहली लेयर एटमॉस्फेयर की नज़र आती है वो ट्रोपोस्फेयर है, और ये सबसे डेंस पार्ट होता है
हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितनी भी क्लाउड फॉर्मेशन है और जितनी भी वेदर चेंजेस हैं वो इसी लेयर में होती हैं। हमें ये जो बादल नज़र आते हैं या वेदर हमारा चेंज होता है, सीज़न टू सीज़न हमारे वेदर में चेंजिंग्स आती हैं, बारिश आती है, ये सब की सब इस लेयर में ये सारी की सारी सिचुएशन जो हैं वो फॉलो होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। अब हमारी जो ट्रोपोस्फेयर लेयर जो हमें नज़र आती है, जहाँ हमने कहा बादल भी नज़र आते हैं, हमें वेदर चेंज भी होता है, इससे ऊपरी जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ये सेकंड लेयर है अर्थ से अगर देखा जाए तो। पहली ट्रोपोस्फेयर आती है, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। तो एरोप्लेन्स, वेदर बैलून्स जो हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस, ओजोन लेयर की अगर हम बात करें जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, एंड फॉर्म हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर। हॉट एयर बैलून्स, एरोप्लेन्स वगैरह जो हमें उड़ते नज़र आते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपको बादल नीचे नज़र आते हैं लेकिन जो जहाज़ है वो कभी बादलों में छुप जाता है, या हॉट एयर बैलून्स हैं वो ऐसे लगता है जैसे बादलों में से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हम ट्रोपोस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में एयरप्लेन्स और बैलून्स वगैरह जो हैं वो फ्लाई करते हैं। और जो ओजोन लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है तमाम तरह हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, वो भी इसी लेयर में मौजूद है, और वो तमाम तरह आने वाली रेडिएशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और हमारी जो अर्थ है उसको इन तमाम तरह रेडिएशन से बचाती है। और ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। अब अर्थ से जो तीसरे नंबर पर लेयर है वो है मीजोस्फेयर। सो द मीजोस्फेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये हमारे पास थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये क्लोजेस्ट लेयर है, और जो मेटियोर्स हैं वो इसी लेयर में बर्न होते हैं। burn in this layer when they enter the earth's atmosphere. मेटियोर्स, अब यहाँ पे हमने प्रीवियस ग्रेड्स में भी इनको डिस्कस किया था। दीज आर टाइप ऑफ स्टार्स जो हैं, ये कुछ लार्जर साइज़ के जो स्टार्स होते हैं ये उनमें इंक्लूडेड हैं मेटियोर्स। जैसे हमने मेटियोर्स और एस्टेरॉइड्स वगैरह का जिक्र किया था कि ये कहाँ कहाँ पर फॉल करते हैं। प्लैनेट्स के सराउंडिंग में जो छोटे छोटे जो सॉलिड पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनमें ये मेटियोर्स और एस्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं। अब ये मेटियोर्स अब ये जो मीजोस्फेयर है ये कोल्डेस्ट लेयर है, लेकिन मेटियोर्स जैसे ही इस लेयर से अर्थ में एंटर होते हैं तो वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। जैसे हम कभी देखते हैं आसमान से बिल्कुल एक बर्निंग लाइट की तरह की कोई चीज़ फॉल कर रही होती है, सो बेसिकली वो मेटियोर्स होते हैं दैट बर्न इन दिस लेयर व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो इस लेयर में बर्निंग होती है उनकी। अब अर्थ से फोर्थ नंबर पर हमारे पास है थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर इज़ द फोर्थ लेयर फ्रॉम द अर्थ। थर्मोस्फेयर हमारे पास अर्थ से फोर्थ लेवल पर मौजूद है। सैटेलाइट इसी लेयर में मूव करती हैं और इसी लेयर में ऑर्बिट करती हैं, यहीं पे इनकी मूवमेंट शो होती है। एंड दिस लेयर इज़ वेरी थिन एंड वेरी हॉट। अब ये जो थर्मोस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। अब फिफ्थ पोजीशन पे जो मौजूद है जो कि अपर मोस्ट लेयर है वो एक्सोस्फेयर है। ये अपर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, एंड इट लीड टू ओपन इन स्पेस। और इसके बाद क्या आ जाती है, स्पेस आ जाती है, यानी कि ये लास्ट एक किस्म की लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इसके बाद हम कहाँ मूव कर जाएंगे, स्पेस में। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट थर्मोस्फेयर। हमने थर्मोस्फेयर के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमने इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे कि जो सैटेलाइट है जो कि मूव करती है इस लेयर में वो बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ज़्यादा हॉट है। फिर हमने एक्सोस्फेयर की डिस्कशन की, मतलब पहली 3 लेयर्स हमने डिस्कस की, देन हमने उसके बाद इसकी 4th एंड 5th लेयर को डिस्कस किया। और एक्सोस्फेयर का मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपर मोस्ट लेयर है और इट लीड टू द स्पेस एंड ओपन अप इन स्पेस, यानी कि ये फिर इसके बाद स्पेस हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एयर। अब कंपोजिशन ऑफ एयर से मुराद ये है कि अब हम ये देखेंगे कि एयर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसकी कंपोजिशन क्या है। एयर में कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, यानी डिफरेंट इसमें जो कंपोनेंट्स हैं एयर के उनको हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और तमाम तरह गैसेस जो हैं वो अपनी आइडेंटिफाइड सेपरेट अपनी आइडेंटिफिकेशन रखती हैं और उनको हम सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज हम बता सकते हैं कितनी है। तो नाइट्रोजन जो है हमारी एयर में 78% मौजूद होती है, ऑक्सीजन 21% और 0.9% हमारे पास आर्गोन जो कि एक नोबल गैस है वो मौजूद होगी, एंड अदर नोबल गैसेज
तमामतर 0.9% होंगी, जिनमें मेजॉरिटी आर्गन की होगी। और जो दूसरी नोबल गैसेज हैं वो 0.03% होंगी। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% होगी। एंड द ट्रेस ऑफ सम अदर गैसेज अलॉन्ग विद वेरिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर। और इन सब चीज़ों के अलावा कुछ दूसरी गैसेज होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होंगी, ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत कम अमाउंट में होना, और वाटर वेपर्स इस एयर में इसकी कंपोजिशन को रिटेन करेंगे। यू कैन सी पेज नंबर 178 और आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रही है सारी कंपोजिशन की, जो यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखाया गया है कि 78% क्या चीज़ है, अदर गैसेस कितनी हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये सब की कंपोजिशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये है कंपोजिशन ऑफ एयर। और आप इस टॉपिक को, जो हमने अभी कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा है, इसको आप मार्क करें एज क्वेश्चन नंबर 5, C5 राइट कर लें इसके ऊपर, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर जो C है, टास्क C है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो आपका ये जो पेज नंबर 177 पे आपका कंपोजिशन ऑफ एयर का जो पैराग्राफ है ये वाला, एंड नेक्स्ट पे जो आपके पास इसका चार्ट दिखाया गया है, ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उससे पहले हमने लेयर्स ऑफ एयर पढ़ा है। तो लेयर्स ऑफ एयर वाला जो पूरा टॉपिक है, जो कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन से स्टार्ट होता है और एक्सोस्फेयर पे ख़त्म होता है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। टास्क C के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मार्क करेंगे इसको C4 के तौर पर। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑक्सीजन। अब हम डिफरेंटली हर एक चीज़ को देखेंगे कि एयर में कौन कौन सी चीज़ की कितनी कितनी अमाउंट मौजूद है। नाउ विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन। So oxygen support life and all living beings inhale oxygen। ऑक्सीजन लाइफ को सपोर्ट करती है और तमाम तर जो लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। विदाउट ऑक्सीजन जो है वो कोई भी इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द लिविंग बींग्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ऑक्सीजन जो है अब वो कहाँ से यूज़ कर सकता है, कोई भी लिविंग बींग है जो है वो ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करेगा, टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय लिविंग बींग्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, यानी कि जो खुराक उन्होंने खाई है उससे एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑक्सीजन इज़ टेकन इन थ्रू द लंग्स बाय द लिविंग बींग्स विच लिव ऑन लैंड। यानी इस ऑक्सीजन को हम कैसे इनहेल करेंगे, हमारे लंग्स के ज़रिए से हम इस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। यानी नोस्ट्रिल्स के ज़रिए से हम इसको इनहेल करेंगे, पहले वो हमारी नेज़ल कैविटी से गुजरेगी एंड देन हमारे लंग्स तक मूव करेगी, और इस तरीके से हम ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर तक ले जा सकते हैं और फिर इस ऑक्सीजन को यूज़ किया जा सकता है। ब्लड के साथ इसकी बाइंडिंग होगी और पूरी बॉडी में मूव करवाया जाएगा इसको। सो ऑक्सीजन इज टेकन थ्रू द लंग्स बाय द लिविंग बींग्स विच लिव ऑन लैंड। जो कि ज़मीन पर रहते हैं वो लंग्स के ज़रिए से इसको इनहेल करेंगे। वर्म्स एंड अदर लिविंग बींग्स विच लिव इन मार्शी एरियाज़। मार्शी एरियाज़ मतलब मॉइस्चर एरियाज़, जहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का पानी खड़ा होता है, और सॉइली एंड वेट एरियाज़ होते हैं, मार्शी एरियाज़ कहते हैं, और उनमें सम टाइप ऑफ प्लांटेशन भी होती है ग्रासी लेवल की। एंड लाइक द अर्थ वर्म्स की अगर हम बात करें, दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। एनिमल्स लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। यानी कि जो लैंड पर रहने वाले हैं वो अपने लंग्स के ज़रिए से ब्रीथ करेंगे, ऑक्सीजन को टेक इन करेंगे। अगर हम अर्थ वर्म्स या मार्शी एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए से रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। और अगर ऐसे एनिमल्स की बात करें जो कि वाटर में रहते हैं तो वो अपने गिल्स के ज़रिए से ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, विच टेक्स द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आउट फ्रॉम द वाटर। एंड सम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड हैव बोथ लंग्स एंड गिल्स टू ब्रीथ। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी। तो अगर वो दोनों जगहों पर रह सकते हैं, इट मीन्स उनमें ये डेवलपमेंट होती है कि वो लंग्स के ज़रिए से भी ब्रीथ कर सकते हैं और अपने गिल्स के ज़रिए से भी ब्रीथ कर सकते हैं। सम प्लांट्स, आई वुड डिस्कस अबाउट द प्लांट्स। सो प्लांट ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग which they generally have on the lower side of their leaves called the stomata। लीव्स की जो लोअर साइड होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं प्लांट्स के लीव्स में, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो प्लांट इन स्टोमेटा के ज़रिए से इजीली ब्रीथ कर सकता है। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को डिस्कस करेंगे तो पहले हम इसकी परसेंटेज जो हमने देखी थी, दैट वाज 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी। नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर।
So nitrogen is used up by us to prepare fertilizer which provide vital nitrogen to the plants. अब हम नाइट्रोजन को कहाँ यूज़ करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे? हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे. सो हाउ वी कैन फिक्स दिस नाइट्रोजन? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सॉइल में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं और ये नाइट्रोजन प्लांट यूज़ करेंगे ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर सकें और फिर प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकें. और अगर किसी सॉइल में फर्टिलिटी या जो नाइट्रोजन का कंटेंट है कम हो तो उसमें हम फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे. नाइट्रोजन इज़ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी ये जलने में बिल्कुल भी एज अ हेल्पिंग प्रोडक्ट जो है वो एक्ट नहीं करेगी, यानी ये जलने में मदद नहीं देती. एंड इज़ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हम यूज़ करते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है. सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ माइनर बट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एयर. ये माइनर है, माइनर इस सेंस में कि इसकी जो परसेंटेज है कंपोजिशन में वो बहुत ज़्यादा नहीं है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर का. इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड व्हेन इनहेल्ड इन एक्सेस इट कॉज सफोकेशन. ये नॉन सपोर्टर है कंबशन का, यानी ये भी जलने में मदद नहीं देती. इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फायर है वो बर्न नहीं हो सकती. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो सपोर्टर है कंबशन का, जैसे हमने पेज 178 पे देखा. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग बहुत तेज़ी से लग सकती है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में आग बिल्कुल भी लग नहीं सकती और ना ही वो तेज़ी से लगेगी, बल्कि ये नॉन सपोर्टर होते हैं. आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे हॉस्पिटल्स में या अक्सर जगहों पे, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, जिसकी वजह से जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. तो वो फायर एक्सटिंग्विशर है जिसकी वजह से आग को लगने से रोका जा सकता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एग्जॉस्ट करवा दें उस एक्सटिंग्विशर में से तो होगा क्या, ये नॉन सपोर्टर है कंबशन की, तो ये आग को फैलने से रोक देगी. सो प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. अब प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, वो यूज़ करेंगे ऑक्सीजन को और रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑन बर्निंग आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर गैसेस. तो अब प्लांट और एनिमल मैटर अगर वो उसको जलाया जाए या अगर उसकी बर्निंग हो तो वो कंज्यूम ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा और बहुत सारी दूसरी गैसेस को रिलीज़ करेगा. सो इन दिस वे बर्निंग जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब भी कर रही है, क्योंकि बर्निंग से बहुत सारी ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हार्मफुल हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ता जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा है, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर का, दैट इट इज़ टू मच हाई टू लिव ऑन दिस लैंड. तो इसलिए हमें जो इस तरह के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो करने चाहिए ताकि बर्निंग को हम कम से कम कर सकें और अपने एटमॉस्फेयर को बचा सकें. प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रिपेयर फूड आउट ऑफ इट. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम करेंगे और उससे खुराक बनाएंगे थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. आपने बहुत प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में. फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एयर, वाटर और सनलाइट को यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाई जाती है. ग्लूकोज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन जो है वो वापस एटमॉस्फेयर को दे दी जाती है. The next one is water vapors. Air contains water vapors. When air comes in contact with a cool surface, जैसे एयर किसी कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं टाइनी ड्रॉप्स ऑन द कूल सरफेस. अब यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब आप एक ठंडा पानी का ग्लास रखते हैं टेबल पर तो पहले ग्लास के बाहर कुछ भी नहीं होता, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके बाहर ड्रॉपलेट्स नज़र आना आपको शुरू हो जाते हैं. अब वो ड्रॉपलेट्स क्या हैं? क्योंकि जो ग्लास में पानी था वो ठंडा था एंड इट कैन बी एक्ट एज अ कूल सरफेस फॉर एयर. तो वहाँ से जो एयर पास करेगी उस ग्लास के पास से, एयर में मौजूद वाटर वेपर्स जब उस कूल सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उनका टेम्परेचर लो हो जाएगा. जब टेम्परेचर लो होगा तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में उस ग्लास के साथ हमें नज़र आएंगे. यानी अब वो कौन से वेपर्स थे? वो ग्लास के अंदर जो पानी था वो बाहर नहीं आया था, बल्कि जो एयर में मौजूद वाटर वेपर्स थे वो
कंडेंस हो गए और ग्लास वॉल के साथ कूल सरफेस के साथ हमें नज़र आ रहे हैं. सो दिस वाटर वेपर इन एयर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. तो इसी तरीके से वाटर साइकिल सारा चलता रहता है. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और ये सारे प्रोसेसेस के ज़रिए से पूरा वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है और एटमॉस्फेयर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती, ऑक्सीजन की भी और वाटर की भी. और इसी तरीके से ये बैलेंस्ड पोजीशन में रहते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट डस्ट एंड स्मोक. अब डस्ट एंड स्मोक में हमारे पास क्या है जी, ये एटमॉस्फेयर के कौन से कंपोनेंट्स हैं. द बर्निंग ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक. जब फ्यूल बर्न होता है तो स्मोक प्रोड्यूस होता है. एंड दिस स्मोक कंटेन फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड दीज आर हार्मफुल. इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं. दीज डस्ट पार्टिकल्स आल्सो मेक स्काई अपीयर ब्लू टू अस. और इसी वजह से जो आसमान है हमें नीला नीला दिखाई देने लगता है इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, जो कि स्मोक जहाँ से मूव कर रहा होता है वहाँ से आसमान का जो शेड है वो हमें ब्लू शेड आना शुरू हो जाता है. तो ये इसी की वजह से है कि हमें आसमान का शेड ब्लू नज़र आता है. उसमें मौजूद वो तमाम तर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनकी वजह से. ये तमाम तर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सकें इन डस्ट पार्टिकल्स को अवॉइड कर सकें, इस डस्ट को अवॉइड कर सकें. आपके पास ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें आसमान जो है वो ब्लू कलर्ड का नज़र आएगा. Okay dear students, before you start your work, you have to write down the index, then write down write down serial number, date, topic that is air. और उसके बाद आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है. Now you have some homework, write down the diary, open up your diary, write date, subject and then write down your diary. Open up your diary. So you have to do task D on your science होमवर्क नोटबुक. आपने टास्क डी जो है वो अपनी साइंस की होमवर्क नोटबुक पे करना है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने टास्क सी करना है. बाय मिस्टेक यहाँ पर डी है, राइट हो गया. आपने टास्क सी करना है अपनी होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर. तो अब टास्क सी में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस की मार्किंग करवा दी है. अब नेक्स्ट हम करते हैं हाउ कैन वी से दैट द एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लेसिंग. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी मार्किंग करेंगे पेज नंबर 180 पे. पेज नंबर 180 पे जो आपका पैराग्राफ है एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लेसिंग, ये आपने सारा टॉपिक लिखना है पेज 180 वाला. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, इसको C6 मार्क कर लें. नेक्स्ट है आपके पास हाउ इज़ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन इन द एयर, क्वेश्चन नंबर 3. तो इसके लिए आप पेज 179 पे आएंगे. पेज 179 पे आप लोग देखेंगे जो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमॉस्फेयर है. आप इसमें पहले दोनों पैराग्राफ्स राइट करेंगे. इन फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन से लेकर आप सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रिपेयर फूड विच इज़ रिलीज्ड बाय एनिमल्स. तो 3 पैराग्राफ्स हैं, आपने सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ्स जो है वो राइट करने हैं. इसको C3 मार्क करें. उसके बाद है 2 राइट द मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. आपने मेन इफ़ेक्ट लिखना है एयर पोल्यूशन का, यानी इफ़ेक्ट क्या होगा अगर पोल्यूशन हो. तो पेज 179 पे आ जाएं. एयर पोल्यूशन आपके पास लिखा हुआ है येलो लेबल में. आपने 3rd पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. दिस पोल्यूटेड एयर कॉज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और नेक्स्ट पेज 180 तक आप मूव करें. 180 पे जो आपका एटमॉस्फेयर इस ब्लेसिंग से ऊपर तक, यानी आपका जो प्रीवियस पैराग्राफ है वो कंप्लीट करना है. आपने एयर पोल्यूशन का पैराग्राफ नंबर 3 and 4 इसमें राइट करना है. ये आपके C2 का आंसर है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट राइट द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ. पेज 179 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट इज क्वांटिटीज विच आर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एट पोल्यूटेंट्स. अब यहाँ पर ये एक डेफिनेशन है पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स की. आपने इसको भी देख लेना है, इसको भी राइट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद राइट करना है. इसको सोचें, इसके बारे में पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आपने क्या करना है, आपने इसके बारे में पढ़ना है, मज़ीद इसके बारे में सर्च करना है. देन आपने कुछ मेन कॉजेज़ लिखने हैं. आपने 5 to 7 मेन कॉजेज़ लिखने हैं और उसमें आपने अभी जो मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया ये राइट करना है. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन. अल्लाह हाफिज़.